हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्सेशन का, इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर का, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था प्रोविडेंट फंड का। ठीक है, हमने जो है प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी तक कंप्लीट कर लिया है। हाउस रेंट अलाउंस जो भी यहाँ तक है पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रोविडेंट फंड जो है ये किस लिए होता है, क्या फंड है, ये देखो। प्रोविडेंट का मतलब होता है, द वर्ड प्रोविडेंट मीन्स टू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर। जो चीज आपको फ्यूचर के लिए प्रोवाइड की जा रही है उसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट। हेंस दिस फंड इज टू प्रोवाइड फॉर द फ्यूचर, और ये जो फंड है ये आपको फ्यूचर के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ऐसा फंड होता है जो कि फ्यूचर की जो मिसहैपनिंग्स होती हैं या फ्यूचर में जो भी काम होता है उसके लिए जो फंड दिया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये फंड जो है क्रिएट किया जाता है बाय एन अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एवरी मंथ एट अ सर्टेन डेट। सबको पता है कि ये जो अमाउंट होता है प्रोविडेंट फंड का, इसमें क्या होता है, जो सैलरी होती है एम्प्लॉय की, अगर जितनी भी सैलरी है उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज का अमाउंट वहां से डिडक्ट कर लिया जाता है सैलरी में से। और इसमें एम्प्लॉय तो कॉन्ट्रीब्यूशन करता ही है इस फंड के अंदर, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर है वो भी इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, वो भी कुछ सर्टेन परसेंटेज इन्वेस्ट करता है इस फंड के अंदर। अब ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इन्वेस्टेड टू अर्न इंटरेस्ट। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्वेस्ट की जा रही हैं, ठीक है, इसके ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे मिलता है कि जो ये प्रोविडेंट फंड होता है इसमें इंटरेस्ट जो है वो भी क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, एक जैसे सर्टेन परसेंटेज पहले निकाल ली, एम्प्लॉय की भी निकाल ली और एम्प्लॉयर की भी निकाल ली, जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ दोनों का, फिर उसके ऊपर 9.5% तक का इंटरेस्ट जो है वो कितना भी हो सकता है, बट ये ध्यान रखना कि 9.5% का जो इंटरेस्ट होता है उस तक के लिए, अगर टैक्सेशन की बात कहें तो वहां तक के लिए एग्जम्प्ट होती है लिमिट। और अगर 9.5 से एक्सेस इंटरेस्ट उस पर लगाया जा रहा है, यानी उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया जा रहा है, तो वो वाला जो एक्सेस होगा वो एक्सेस टैक्सेबल होगा इन द इनकम टैक्स। ठीक है, आगे देखो। व्हेन एन एम्प्लॉय रिटायर्स फ्रॉम हिज सर्विस, जब भी एम्प्लॉय जो है वो रिटायर करता है अपनी सर्विसेज से, तो उसको एक अमाउंट रिसीव होता है, लमसम अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, और उसको वो आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प करता है। तो ये वही अमाउंट होता है जो प्रोविडेंट फंड में उसकी सैलरी में से डिडक्ट हुआ होता है। इफ अनफॉर्चुनेटली, अगर ऐसा हो जाए कि टेन्योर खत्म होने से पहले ही, यानी कि रिटायरमेंट होने से पहले ही एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, जो अमाउंट है इस फंड का वो उसकी वाइफ को, उसके चिल्ड्रन को, या फिर उसके कोई लीगल हियर है उसको रिसीव हो जाएगा, जो कि उनको बहुत हेल्प करेगा। अब ये 4 तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं। सबसे पहला होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और तीसरा होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड फोर्थ वन इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पहला देखो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये कौन सा प्रोविडेंट फंड होता है, इट इज दैट प्रोविडेंट फंड टू विच द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स एंड मस्कुलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1925 अप्लाई। इसके ऊपर कौन सा जो है एक्ट अप्लाई होता है, एक तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स वाला जो है, और बाकी अदर भी इसके ऊपर अप्लाई होते हैं 1925 वाले। जनरली ये जो प्रोविडेंट फंड है ये मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर। ठीक है, स्टैट्यूटरी से पता चलता है कि ये एक्ट के द्वारा ही किया गया होगा, और कौन कौन मेंटेन करता है इसको, जो गवर्नमेंट है या सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो मेंटेन करते हैं, लाइक आपकी लोकल अथॉरिटीज हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई, या अदर रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हो गई, या नेशनलाइज्ड बैंक हो गए। ये सारे जो है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को मेंटेन करते हैं। आगे इन्होंने बोला, provided that the provisions of this clause shall not apply to the income by way of interest accrued during the previous year in the account of a person to the extent it relate to the amount or the aggregates of amount of contribution made by the person exceeding 2 lakh and 50,000 rupees in the previous year in that fund, or on or after the first day of April 2021 and computed in such manner as may be prescribed। अब इसमें क्या बोला गया है कि ये जो प्रोविजन है इस क्लॉज का, ये वहां पर अप्लाई नहीं होगा जहां पर जो इनकम है वो
उस इनकम के ऊपर जो है इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है, और अगर उसका जो अमाउंट है प्रीवियस ईयर के अंदर, जो भी अमाउंट है कॉन्ट्रीब्यूशन का, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, अगर वो 2,20,000 कितना बोला है, 2,50,000 रुपीज से प्रीवियस ईयर के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है, एक्सीड हो जाता है, किस डेट को, 1st डे ऑफ अप्रैल को ही बता देता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या उसके बाद, ठीक है। तो उस केस में जो भी, अगर यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटेशन हुई है इस अमाउंट की वो एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही हुई हो, तो उस केस में ये वाला जो प्रोविजन है ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और मिसकैलेनस प्रोविजन एक्ट के अकॉर्डिंग ये है सेम, ठीक है। देयर इज नो वन मोर अल्टरनेटिव ऑल्सो, इसका जो है एक अल्टरनेटिव है, द फंड विच इज नॉट एस्टैब्लिश्ड अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1952। अगर कोई ऐसा फंड है जो कि 1952 वाला जो एक्ट है उसके अंदर इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ठीक है, हैज़ टू बी एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड बाय द चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो जनरली ये फंड जो है मेंटेन किया जाता है शेड्यूल बैंक्स के द्वारा, फैक्ट्रीज के द्वारा या सेवरल बिजनेस हाउसेस के द्वारा। ये जो फंड है मेंटेन किया जाता है मेनली प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये जो प्रोविडेंट फंड होता है ये ना ही आपका स्टैट्यूटरी होता है ना ही रिकॉग्नाइज्ड होता है, ये कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर सकती है, लेकिन ये जो फंड है ये अप्रूव्ड होना चाहिए बाय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा, ना कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा। ये तो दोनों के द्वारा था, ठीक है। ये वाला जो है प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इसको अप्रूव नहीं करता तो भी चलेगा, लेकिन अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूव कर दिया और प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने नहीं किया तो ये फंड आप नहीं बना सकते हो, मेंटेन नहीं कर सकते हो। और ये जो मेंटेन होता है ये भी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही मेंटेन किया जाता है। आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये जो स्कीम है ये स्टार्ट की गई थी फ्रॉम 1 जुलाई 1968 से। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल, इस इंडिविजुअल के अंदर आपके जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं वो भी आते हैं, आपके बिजनेस एम्प्लॉयज जो होते हैं वो भी आते हैं, सब आएंगे, ठीक है। कैन सब्सक्राइब टू दिस फंड, इस फंड के ऊपर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट, लेकिन वो अमाउंट 500 से कम का नहीं होना चाहिए और 1,50,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एक साल के अंदर वन कैन ऑल्सो डिपॉजिट मनी इन इंस्टॉलमेंट विच कैन नॉट एक्सीड 12 इन अ ईयर। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो डिपॉजिट कर सकते हैं मनी वो इंस्टॉलमेंट में भी आप कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो तो 12 से ज़्यादा आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं होनी चाहिए। अब an individual can open a public provident fund account either on by his own behalf, अपने खुद के बिहाफ पर या तो वो कर ले, ठीक है, ओपन कर सकता है, या फिर कोई भी एक माइनर पर्सन है, ठीक है, उसके बिहाफ पर कर सकता है, और ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर ऑफ हुम ही इज गार्जियन, जिसका वो गार्जियन है, ऐसा कोई माइनर पर्सन है जिसका वो गार्जियन है। तो एक इंडिविजुअल अपने आप ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड को ओपन कर सकता है। However, an individual can open only one account in his own name. कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपना ये जो अकाउंट ओपन करेगा वो सिर्फ एक ही नाम से कर सकता है। An account under this scheme can be opened at a branch of State Bank of India. ये जो इसकी जो स्कीम है इसका जो अकाउंट ओपन किया जाएगा वो आप SBI में भी कर सकते हो या अदर इसकी सब्सिडरीज में भी कर सकते हो और किसी ब्रांच में कर सकते हो, जो कि 30 नेशनलाइज्ड बैंक है ना, उनकी किसी ब्रांच में भी कर सकते हो। फॉर दिस पर्पज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बैंक्स वगैरह हैं उनमें कर सकते हो। एट एनी टाइम आफ्टर द एंड ऑफ 6 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जैसे मैंने अगर इस फाइनेंशियल ईयर ओपन करा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो आगे जो 6 मेरे फाइनेंशियल ईयर होंगे उसके खत्म होने के बाद, ठीक है, आफ्टर एंड जो सब्सक्राइबर है वो अपनी जो भी उसने अमाउंट डाला है उस अकाउंट के अंदर वो सारा विड्रॉ करा सकता है एज पर रूल। हाउएवर नॉट मोर देन 1 विड्रॉल इज परमिशेबल ड्यूरिंग एनी 1 ईयर। एक साल के अंदर एक से ज़्यादा विड्रॉल परमिशेबल नहीं होगा, ठीक है।
जो इंटरेस्ट इस पर पेड किया जाएगा वो भी प्रिस्क्राइब्ड होता है, टाइम टू टाइम चेंज भी हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर ईच कैलेंडर ईयर, ठीक है। हर एक कैलेंडर ईयर में इंटरेस्ट जो है वो अलाउ किया जाएगा ऑन द लोएस्ट बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन अकाउंट बिटवीन द क्लोज ऑफ द 5th डे एंड द एंड ऑफ द मंथ बट शॉल बी क्रेडिट टू द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यहाँ पर ये देखो, ये जो है हर साल जो है ईच ईयर जितना भी अमाउंट होता है इसका इंटरेस्ट का वो क्रेडिट कर दिया जाता है उसके अकाउंट के अंदर, और ये जो है पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होता है टैक्स से, और बाद में इसकी जो डिडक्शन है ना वो भी मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। अब फिर इन्होंने बोला है कि पूरा का पूरा विड्रॉल जो है वो अलाउ होता है आफ्टर 15 ईयर्स बट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर फुल पेमेंट विल बी मेड विद इन द पीरियड टू हिज नॉमिनी और इज लीगल ईयर। अगर तो वो बंदा जिंदा है जिसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में पैसा डाला है, अगर तो वो जिंदा है तो उसके बाद जो पूरा विड्रॉल होता है उस अमाउंट का वो क्या कर सकता है, 15 साल बाद एक साथ पूरा का पूरा अमाउंट ले सकता है। लेकिन अगर उस सब्सक्राइबर की जो है डेथ हो जाती है तो जो पूरी पेमेंट मिलेगी वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगी और उसके या फिर लीगल ईयर को मिल जाएगी। इवन सब्सक्राइबर हैज़ अ ऑप्शन ईदर टू क्लोज हिज अकाउंट। इसके पास ये है कि अगर सब्सक्राइबर जो है अपना अकाउंट बंद कराना चाहता है आफ्टर कंप्लीटिंग 15 ईयर्स और टू कंटिन्यू द अकाउंट फॉर अ फर्दर ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स, तो जैसे 15 साल तो कंप्लीट हो गए, ठीक है, उसके बाद वो चाहता है कि 5 साल का और मैं अमाउंट भरता रहूँ इस फंड के अंदर, तो उस 5 ईयर ब्लॉक पीरियड के अंदर सब्सक्राइबर जो है वो एलिजिबल है टू मेक पार्शियल विड्रॉस नॉट एक्सीडिंग 1 every year. But the total of withdrawals during the 5-year block period shall not exceed 60% of the balance at his credit at the commencement of the said period. क्या बोला है कि अगर 5 साल के जो ब्लॉक पीरियड है उसमें सब्सक्राइबर के पास ये है कि वो एलिजिबल है कि वो पूरे के पूरे जो विड्रॉल्स हैं एक साल के अंदर, सारा विड्रॉ एक साल के अंदर तो नहीं निकाल सकता, लेकिन पार्शियल विड्रॉ जो है वो एक साल के अंदर निकाल सकता है। लेकिन अगर जो टोटल विड्रॉल्स हैं 5 साल के अंदर वो 60% से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर 60% जो है उससे कम का ही निकाल सकता है। मेन बात ये है जैसे कि इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग 5 साल के जो ईयर ब्लॉक पीरियड होगा उसके अंदर जो विड्रॉल है तो कितना निकाल सकता है, पार्शियल यानी कि आधा, तो आधा ही निकाल सकता है यानी 50% तक ही निकाल सकता है। बाकी इन्होंने नेक्स्ट में आगे बोल दिया है कि 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ये 58% तक भी निकाल सकता है, 59% तक भी निकाल सकता है। तो उनके मतलब ये है कहने का कि पार्शियल विड्रॉल्स का मतलब है कि 60 से कम विड्रॉल ही निकालेगा, ठीक है। अब देखो जो एंटायर अमाउंट रिसीव्ड होगा उस फंड में से इंटरेस्ट को इंक्लूड करके वो पूरा टोटली एग्जाम्प्ट होगा इनकम टैक्स के रिगार्डिंग फॉर दिस पर्पस ऑफ सैलरी। अब 3 टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड्स जो हैं जो इनके प्रोविजंस बनाए जाते हैं उनको टेबल के द्वारा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे। अमाउंट विच इज़ इंक्लूडेड इन इनकम, कौन सा ऐसा अमाउंट होगा जो इनकम में इंक्लूड होगा। व्हेन अ पर्सन इज अ मेंबर ऑफ हिज प्रोविडेंट फंड his own contributions to the provident fund are included in his income. In case the employer's contribution and interest on provident funds are not considered at all, employer's contribution and interest on provident fund is neither included in the employee's income nor it is a taxable. जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड होगा उसकी इनकम के अंदर, एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा या एम्प्लॉयर का जो इंटरेस्ट में भी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, और ना ही वो टैक्सेबल होगा। सेकंड इन्होंने बोला रिकॉग्नाइज्ड में, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि एम्प्लॉय जो इसका खुद का कंट्रीब्यूशन तो आएगा ही आएगा, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करेगा उसमें 9.5% तक का तो एग्जाम्प्ट होता है, बाकी टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट के केस में। और अगर जो कंट्रीब्यूशन है पूरा अमाउंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन आपका 12% होना चाहिए एम्प्लॉय सैलरी का, जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है उसका 12%, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो टैक्सेबल होगा, 12% तक टैक्सेबल नहीं होगा। अगर हम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कहें तो इसमें जो मेंबर जो है पर्सन अगर मेंबर है उसके खुद के फंड के कंट्रीब्यूशन के अंदर तो उसकी इनकम में इंक्लूड होगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा या उसका इंटरेस्ट का होगा वो इंक्लूड नहीं होगा उसकी इनकम में, हर साल नहीं होगा, ईयर टू ईयर नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें एक बात देखो, यहाँ पे बोला है एम्प्लॉयज सैलरी 12% एम्प्लॉयज़ की सैलरी। अब सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे देखो नोट में दे रखा है नीचे, ठीक है। सैलरी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए या डीपी,
ठीक है, जो कि आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर आने चाहिए, प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन या जो टर्नओवर होता है जो भी एम्प्लॉय ने अचीव किया है। आगे देखो मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, किस चीज़ की लिमिट है, जो कि आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। अगर एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है तो उसको 1.5 लाख तक की मिल जाती है, ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। और ऐसे ही रिकॉग्नाइज में भी अगर एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन है तो 1.5 लाख तक की मिलेगी, लेकिन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में किसी भी तरह की उनको जो है डिडक्शन नहीं अवेलेबल होती है। लमसम अमाउंट की बात कहें तो लमसम अगर वो रिसीव्ड करे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ फ्रॉम हिज सर्विसेज एंड एट द टाइम ऑफ लिविंग द सर्विसेज, या तो रिटायरमेंट या जब जॉब लीव कर रहा है तो उस टाइम पर, जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है वो ना ही इंक्लूड होता है इनकम में, जो एम्प्लॉय की इनकम है ठीक है, जो पूरा का पूरा रिसीव हो रहा है, और ना ही वो टैक्सेबल होगा। इसी तरह से रिकॉग्नाइज में भी ना ही इंक्लूड किया जाएगा एम्प्लॉय की इनकम में, और ना ही वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात कहें तो इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयर्स का जो शेयर है या इंटरेस्ट उसके ऊपर जो लगा हुआ है वो जो सैलरी हेड है उसके अंदर आएगा, इनकम में इंक्लूड होगा और टैक्सेबल भी होगा। द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय सब्सक्रिप्शन, जितना अमाउंट एम्प्लॉय ने सब्सक्राइब कर रखा है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट होगा एम्प्लॉयज़ की सब्सक्रिप्शन के ऊपर वो भी जो है आएगा, कहाँ पर आएगा, किस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में, और वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास फंड आता है वो आता है अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड, ठीक है। ये जो फंड है इसका पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ दिस फंड इज टू प्रोवाइड फॉर एनिटीज टू एम्प्लॉयज़ ऑन देयर रिटायरमेंट के टाइम पर उनको कुछ एनिटी प्रोवाइड की जाए, या फिर एक स्पेसिफाइड एज के टाइम पर जब आफ्टर कंप्लीट हो जाती है एक स्पेसिफाइड एज, या फिर बिकमिंग इनकैपेसिटेड प्रायर टू सच रिटायरमेंट, यानी अब रिटायरमेंट में तो टाइम है लेकिन वो जो पर्सन है ना वो अब उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, काम करने की, या फिर उनके विडोज चिल्ड्रन या डिपेंडेंट्स को दी जाती है ऑन द डेथ ऑफ सच एम्प्लॉयज़, उन एम्प्लॉयज़ की अगर जैसे डेथ वगैरह हो जाती है तो दी जाती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये जो फंड है जो अप्रूव किया गया है चीफ मनी कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा, ठीक है। एग्जम्पशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द फंड, कितनी एग्जम्प्ट होती है अमाउंट, अगर तो इसमें डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की तो पूरा पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट है, टोटली एग्जम्प्ट है, ठीक है। इन कम्यूटेशन ऑफ एन्युटी और ऑन हिज रिटायरमेंट पर हो रही है, या इनकैपेसिटेड प्रायर टू सच रिटायरमेंट हो रहा है, तो उस केस में भी इसका जो कंप्यूटेशन है, मेरे कहने का मतलब है रिटायरमेंट के टाइम पर इसको कंप्यूट किया जा रहा है, या फिर जो एम्प्लॉय है वो इनकैपेसिटेड बन चुका है प्रायर द रिटायरमेंट से पहले, प्रायर द रिटायरमेंट, तो भी ये क्या है, टोटली एग्जम्प्ट है। अब इनकैपेसिटेड कैसे हो सकता है, या फिर उसका कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से उसकी लेग चली गई, या फिर ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से उसके ब्रेन में कुछ डैमेज हो गया है और वो मेंटल स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कुछ हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अप्रूव सुपर एन्युटेशन फंड, उसको एक तरीके से प्रोवाइड कर दिया जाता है बाय वे ऑफ ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर नोटिफाइड पेंशन स्कीम NPS अंडर सेक्शन 80CC। इसमें अगर कोई भी अमाउंट ट्रांसफर किया गया है सेक्शन के अंदर तो वो भी आपका टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग अमाउंट क्या होगा, डिडक्शन जो लेनी होती है अंडर सेक्शन 80C में, एम्प्लॉय का जितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है फंड के अंदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टुगेदर विद अदर सम्स, जो भी अदर सम्स दिए जाते हैं, ठीक है, इंक्लूडेड इन द अमाउंट क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन। और वही बात है कि ये जो है 150 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 1,50,000 से ज़्यादा का अमाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, ठीक है, सेम वैसा ही है। अब हम आते हैं आगे के टॉपिक पर। आगे का हमारा जो टॉपिक है उसमें बस ये बोल रखा है कि अगर आपको टोटल इनकम कंप्यूट करनी है तो कैसे करते हैं, ग्रॉस इनकम जो आती है, जो ग्रॉस टोटल इनकम आती है उसमें से आप माइनस कर देते हो जितनी भी डिडक्शंस देनी होती है और आपकी टोटल इनकम निकल आएगी। अब डिडक्शंस क्या है, अगर हम सैलरी हेड की बात करें तो सैलरी हेड में 3 तरह की डिडक्शन मिलती है। एक मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 तक की अलाउ की जाती है, दूसरी मिलती है एंटरटेनमेंट अलायंस की, ठीक है, और तीसरी मिलती है एम्प्लॉयमेंट टैक्स की। एंटरटेनमेंट अलायंस भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ
साथ में 1/5 ऑफ अ सैलरी और 5,000 जो भी लेसर होता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन अगर अदर एम्प्लॉयज है तो नील हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अब एम्प्लॉयमेंट टैक्स में क्या है, कोई भी सम पे किया जा रहा है असेसी के द्वारा ऑन अकाउंट ऑफ अ टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कुछ टैक्स ऐसे लग रहा है तो उसके द्वारा कोई भी जो अमाउंट है वो पे किया जा रहा है, तो वो वाला जो अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा डिडक्टेबल होगा अंडर दिस डिडक्शंस। ठीक है, जो 3 डिडक्शन मिलती हैं, जैसे यहाँ पर है, ये देखो लास्ट में इनकम फ्रॉम ग्रॉस सैलरी आ गया, ग्रॉस सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी और एंटरटेनमेंट अलाउंस दे दिया और प्रोफेशनल टैक्स या बोल सकते हो आप एम्प्लॉयमेंट टैक्स है। अब यहाँ पे इसके आगे के नोट्स देखो, नोट्स में बोल रखा है कि अगर ये जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स का जो अमाउंट है ना वो पे किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉय नहीं पे कर रहा, कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उस केस में पहले तो आप इसको सैलरी इनकम में ऐड करोगे और उसके बाद उसकी डिडक्शन दोगे। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट टैक्स विल बी अलाउड ओनली, तभी अलाउ किया जाएगा व्हेन इट इज पे बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और ये जो अमाउंट टैक्स ड्यू है बट नॉट पे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो अलाउ नहीं किया जाएगा, यानी पेमेंट होने के बाद ही अलाउ होगा। अगर इसकी पेमेंट नहीं हुई है तो इसकी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी। बाकी लास्ट में क्या बोला है, जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 डज नॉट रेस्ट्रिक्ट एनी मॉनेटरी लिमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट टैक्स एजुकेशन, कोई एक रेस्ट्रिक्शन नहीं बताई कि कितनी लिमिट है, तो जितना भी अमाउंट है एसएससी पे करेगा एज एम्प्लॉयमेंट टैक्स वो सारे का सारे डिडक्शन में आ जाएगा विदाउट एनी लिमिट। एज पर क्लॉज 2 ऑफ द Article 276 of the Constitution of India, the total amount payable in respect of any person to the state or to any one municipality, a district board, local board or other local authority in the state by way of taxes on professions, trade, callings और आपका एम्प्लॉयमेंट शॉल नॉट एक्सीड 2500 पर एनम। अब यहाँ पर देखो, अगर अंडर क्लॉज 2 और आर्टिकल 276 है, ठीक है, उसके केस में इन्होंने बोला कि अगर कोई भी पर्सन इस तरह का अमाउंट पे करता है स्टेट को, किसी म्यूनिसिपैलिटी को या लोकल बोर्ड को, कोई लोकल अथॉरिटी को, ठीक है, किस लिए पे करता है, कुछ प्रोफेशंस पर या ट्रेड पर या कॉलिंग्स पर या एम्प्लॉयमेंट पर, तो उस केस में इसकी लिमिट दे रखी है वो कितनी है 2500 पर एनम की, और इससे ज़्यादा आप पे नहीं कर सकते। उसकी अगर आपने पे कर भी दिया तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी वैसे नहीं दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, लेकिन अगर इन केस में किया गया है अंडर आर्टिकल 276 तो आपके लिए अमाउंट की लिमिट है। आज यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे ना, जो छोटे छोटे पार्ट्स में दे रखे थे वो मैं साथ के साथ करा चुकी हूँ। ठीक है, बट ये है कि आपने एक बार पूरा क्वेश्चन देखा नहीं है कि किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है, तो आज मैं आपको यहीं तक का ही करा रही हूँ। यहाँ टॉपिक सारा कंप्लीट है। अगर आपने इस चैप्टर का प्रैक्टिकल फुल फ्लेज वाला प्रैक्टिकल करना है जिसमें पूरा आप ग्रॉस सैलरी निकालोगे, उसके बाद आप डिडक्शंस दोगे, फिर उसके बाद आप टैक्सेबल जो है सैलरी निकालोगे, तो वो वाला जो पूरा एक क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आप इस चैप्टर के नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी जो लास्ट पार्ट होता है मैं उसमें देती हूँ मोस्टली। तो जो मैं ये टॉपिक कराऊंगी आगे, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी, वो वाली जो वीडियो होगी उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के जो नोट्स जहाँ तक मैंने बना रखे हैं वहाँ तक मिल जाएंगे। बाकी मैंने अगर बुक में से कराया है तो वो उतना ही सफिशेंट था, उसके नोट्स नहीं बन सकते क्योंकि वो पूरी लैंग्वेज ही जो है ना, टैक्स की क्या होता है कि लैंग्वेज मैं चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, अब वो पूरे के पूरे एक्ट हैं, पूरे के पूरे लॉज हैं, उन लॉज को मैं तो चेंज नहीं कर सकती। वो जो लैंग्वेज डेफिनेशंस वगैरह आपको लिखनी होती हैं, तो मैं कभी भी अगर आपको डेफिनेशन कराती हूँ तो मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि डेफिनेशन अगर आप लिख रहे हैं किसी भी एक्ट को देखकर तो वो आप पूरी एग्जैक्ट लिखा करो। ये मैं बात हमेशा बोलती हूँ, आपको ये ध्यान रखा करो। अगर एक्ट है या किसी राइटर का नाम दे रखा है तो आपने वो पूरी की पूरी सेम एज इट इज़ लर्न करके लिखनी होती है। ठीक है, मीनिंग वगैरह आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत बना सकते हो बट डेफिनेशंस वही होती हैं। इस तरह से लॉ को मैं चेंज नहीं कर सकती, जैसे ये बोल रखा है अब ये लॉ है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो जो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ नोट्स आपको प्रोवाइड हो सकता है मैं दे देती हूँ, बाकी मैं बुक में से इसलिए करा देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।